हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैम्पियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने साइंस 2 का पहला चैप्टर पढ़ा था, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। मुझे लगता है कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। तो लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो प्रोसेसेस होते हैं उनके बारे में बताया गया है। पार्ट 1 में 2 प्रोसेस बताया गया है, एक एनर्जी प्रोडक्शन और एक सेल डिवीज़न। और पार्ट 2 में हम लोग को रिप्रोडक्शन बताया गया है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और डिफरेंट प्रोसेसेस बताए गए हैं जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ये सब। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर। फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी प्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल डिवीज़न इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब होता क्या है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ऑर्डिनरीली हम लोग बोलते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सजीव हों, जिनके अंदर जान हो, उनको हम लोग बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। जी नहीं, ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब वो होता है जो ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म कर पाए डिफरेंट प्रोसेसेस, जैसे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, कंट्रोल सिस्टम, और भी अलग अलग प्रोसेसेस हैं। तो वो सारे प्रोसेसेस अगर एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर सकता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें एनर्जी चाहिए रहती है हर प्रोसेस के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव हो, सब में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम कोई भी प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते। तो एनर्जी हमें मिलती कहाँ कहाँ से है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, फैट से मिलती है, लिपिड से मिलती है। ये सब मेन प्रोसेस हैं, मेन सोर्सेज हैं एनर्जी के। और एनर्जी जो बनती है वो बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और ऑक्सीजन ज़रूरी रहता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो बहुत ही कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिससे हमारे जो लाइफ प्रोसेस हैं वो सही से नहीं चल पाएंगे। क्योंकि कोई भी प्रोसेस हो, नॉर्मली हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हर एक लाइफ प्रोसेस जो होता है उसमें एनर्जी प्रोडक्शन में वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कंज्यूम करते हैं। प्लांट तो ऑटोट्रॉफ है, वो खुद से अपना खाना बनाते हैं और बचा हुआ खाना अपने फ्रूट, लीव, स्टेम, रूट्स में रख लेते हैं। इसीलिए जब हम फ्रूट्स को खाते हैं तो हमें उनसे भी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ये सब ऑब्टेन होते हैं। और एक कार्बोहाइड्रेट से, पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है 4 किलो कैलोरी। इन सभी चीज़ों को मार्क करके रखें, एग्ज़ाम में आपको आ सकता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ईच सेल, और एक ये। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे बोला है कि जो प्लेयर्स होते हैं वो फूड स्टफ्स को क्यों कंज्यूम करते हैं। क्योंकि दोस्तों, फूड स्टफ्स जो होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा तेज़ी से एनर्जी प्रोड्यूस होती है एज़ कम्पेयर टू अदर फूड्स। तो इसीलिए वो फूड स्टफ्स को खाते हैं, मतलब फूड्स को, और फिर उसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ही तेज़ी से होता है, जिसके कारण वो एक्टिव रहते हैं पूरे स्पोर्ट में, पूरे मैच में। तो उसके बाद अब हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से एनर्जी प्रोडक्शन होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले अगर हमें एनर्जी प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है दोस्तों? जी नहीं दोस्तों, रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग नहीं होता। ब्रीदिंग इज़ डिफरेंट एंड रेस्पिरेशन इज़ ऑल्सो डिफरेंट। रेस्पिरेशन मतलब होता है कि ऑक्सीजन लेना और फिर उसके बाद ऑक्सीजन का ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना और फिर एनर्जी प्रोड्यूस करना। इसका मतलब है द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। और जो ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग का मतलब तो होता है सांस अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें सभी बॉक्सेस को आप फिल कर लें। यहाँ पे आएगा नासल कैविटी, क्योंकि ये नोज़ की कैविटी है। और फिर यहाँ पे आएगा ओरल कैविटी, माउथ की। ये है आपका लैरिंग्स, ये है आपका फेरिंग्स, ये है आपका लेफ़्ट लंग, ये है आपका राइट लंग, और ये आपका डायफ्राम, और ये है आपका एल्वियोलाई। अब उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि कौन से कितने एटम्स रहते हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6।
तो इससे आप लोग पता कर सकते हैं 6 कार्बन रहता है, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। तो इतने मॉलिक्यूल्स रहते हैं। अब कौन कौन से केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं इन एटम्स में? तो कार्बन अगर इसमें है दोस्तों, तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, जिसके कारण जो बॉन्ड होता है वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, मतलब शेयरिंग होती है। आयोनिक बॉन्ड मतलब वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन देने या लेने से बनता है, और कोवैलेंट बॉन्ड मतलब वो बॉन्ड जो शेयरिंग करके बनता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए नहीं देते, बस शेयर करके रखते हैं। और जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, इनकी जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होती है वो बहुत ही लो होती है, क्योंकि इनके जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही वीक होती हैं। ये जैसे कोवैलेंट बॉन्ड हो गया कि हम सभी के दोस्ती का रिश्ता, जैसे हम सभी दोस्त हैं, दोस्ती कभी भी टूट सकती है। पर जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो फैमिली रिलेशनशिप हो गया, क्योंकि फैमिली रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं टूटता है, बहुत ही बड़ी कारण रहेंगे तो ही टूटता है। तो मुझे लगता है आपको डिफरेंस समझा होगा। अब बोला है कि जब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है तो केमिस्ट्री के टर्म्स में क्या होता है? तो जब भी एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है तो वो ऑक्सीजन लेता है या तो हाइड्रोजन छोड़ता है। ये प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन है। 3rd चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है ये फिजिक्स के। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ लें, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें जो एनर्जी ऑब्टेन होती है वो ऑब्टेन होती है ATP के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसके लिए ग्लूकोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ये ऑक्सीडाइज होता है स्टेप बाय स्टेप एक सेल में, और इसे हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP और टू ऑब्टेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, glucose, a type of carbohydrate, is oxidized step by step in the cells. This is called as cellular respiration. इसे मार्क करके रखें। तो सेलुलर रेस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 मेथड से ऑकर होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन नॉर्मली आप लोग समझ सकते हो। तो इसके 2 मेथड्स कौन कौन से हैं? एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा, और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो 38 ATP बनेगी। और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होगा तो मात्र 2 ATP बनेगी, क्योंकि ग्लूकोज जो होगा वो अच्छे से ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, और अच्छे से ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं बनने वाला है, मात्र 2 ATP बनेगी। अभी मैं बताता हूँ कैसे। और 38 ATP बनती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। आपको डिफरेंस बिटवीन आएगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको पहला पॉइंट लिखना है, ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व, और एनारोबिक में ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व। और फिर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर इन हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑकर इन लोअर लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज ईस्ट। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन उसमें ह्यूमंस लिख सकते हैं आप लोग। और फिर उसके बाद 38 ATP इज प्रोड्यूस्ड इन द एरोबिक, एंड 2 ATP, ओनली 2 ATP इज प्रोड्यूस्ड इन द एनारोबिक। और फिर उसके बाद ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन एनारोबिक, और एरोबिक में ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। तो ये 4-5 पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं आपको। आप लोग अपने बोर्ड के एग्जाम में अगर आया तो आप लोग लिख सकते हैं। 3 मार्क का आया तो 3 पॉइंट इधर, 3 पॉइंट उधर आपको लिखना है, लेकिन आप लोग 4 या 5 पॉइंट लिख सकते हैं। अब एनर्जी प्रोड्यूस करने के 3 स्टेप्स हैं। पहला ग्लाइकोलिसिस, दूसरा TCA साइकिल, तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज जाता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज वहाँ पे जाने के बाद ऑक्सीडाइज होता है स्टेप बाय स्टेप में, मतलब लंबा प्रोसेस होता है। इसको डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे तो 1 पेज का पूरा ग्लाइकोलिसिस मिलेगा आपको। यहाँ पे तो 6 लाइन में आपको ख़त्म कर दिया है। तो 2 मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है तो 2 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं पार्विक एसिड के, 2 ATP निकलता है, 2 NADH2 और वाटर निकलता है। 2 मॉलिक्यूल्स पार्विक एसिड के क्यों निकलते हैं? क्योंकि पार्विक एसिड में 3 कार्बन रहता है और ग्लूकोज में 6 कार्बन। तो 6 कार्बन ग्लूकोज के और 3 कार्बन पार्विक एसिड के, इसीलिए 3 × 2 मतलब 2 ही पार्विक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे डाउट अगर ऐसे गिव रीजन्स आए तो आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि पार्विक एसिड में 3 कार्बन रहता है और ग्लूकोज में 6, तो इसीलिए 3-3 करके वो 2 बना देता है पार्विक एसिड, 2 ATP बन जाता है। इसके बाद जो पार्विक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में, और जब वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है तो 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं NADH2 के, और 2 यहाँ पे मिले थे, मतलब 4 NADH2 हो गए। आप लोग नोटबुक में कॉपी करते चले। 4 NADH2 हो गए हैं, 2 ATPs हो गई हैं और 2 एसिटाइल कोएंजाइम A। अब TCA साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यहाँ पे साइक्लिक चेन होता है,
साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन, जिसके कारण जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 H2O NADH2 FADH2 में। एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से 3 NADH2 आपको मिलेंगे, एक ATP मिलेगी और एक FADH2 आपको मिलेगा। ठीक है, एक एसिटाइल कोएंजाइम से। लेकिन कितने एसिटाइल कोएंजाइम बने हैं? 2। अब 2 एसिटाइल कोएंजाइम से मतलब 3 2 जा 6, 6 NADH2, 2 ATP और 2 FADH2। अब 6 NADH2 यहाँ था और 10 NADH2 वहाँ, तो 10 NADH 4 NADH2 वहाँ था, तो 10 NADH2 बन गए। और ATP 2 थी, 2 यहाँ मिली, 4 ATP हो गई और 2 FADH2। अब इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखें। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन में क्या होता है, जो NADH2 और FADH2 हैं वो ATPs में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे कन्वर्ट होंगे? क्योंकि इसमें क्या होता है, रिएक्शंस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में ही ये प्रोसेस होता है। तो इसमें 10 NADH2 था, तो 10 NADH2 था, एक NADH2 आपका देगा 3 ATP। कितना ATP? एक NADH2 देगा 3 ATP, तो 10 NADH2 देंगे 30 ATP प्लस 4 ATP आपके पास थी, हो गए 34 ATP। कितने ATP तो पूरा बनते हैं? 38 ATP बनते हैं, मतलब 4 ATP आपका बाकी है। अब 4 ATP कहाँ से मिलेगा? जो 2 FADH2 थे, और एक FADH2 देता है 2 ATP, तो 2 FADH2 देंगे 4 ATP, तो 34 ATP थी आपके पास। तो 34 प्लस 4 कितना हो गया? 38 ATP, मतलब 38 ATPs आर प्रोड्यूस इन दिस वे। तो इस तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATPs प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसको आप लोग अच्छे से लिख लें अपनी नोटबुक्स में, ताकि आपको याद रहे। और उसके बाद फार्मूला, मतलब शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म देख लें। NADH2 का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और FADH2 का फुल फॉर्म होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और ये सेल्स में बनती हैं, जो सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ होते हैं, एंजाइम से ये। और उसके बाद अभी ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ये फॉस्फेट बॉन्ड से एनर्जी अटैच्ड रहती है, और 3 बॉन्ड से मतलब 3 फॉस्फेट से अटैच रहती है, इसीलिए ट्राइफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट से अटैच रहती है तो डाइफॉस्फेट, जिसको हम लोग बोलते हैं ADP। अब केमिकली ATP ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल जो राइबोन्यूक्लियोसाइड से बना रहता है, और ये नाइट्रोजनस कंपाउंड कंटेन करता है, जैसे एडेनिन, पेंटोस, शुगर, राइबोज एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप। जैसे जैसे एनर्जी की नीड रहती है, वैसे वैसे फॉस्फेट बॉन्ड जो रहते हैं ATP के, वो ब्रेक होते हैं। और ATP इसीलिए कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये आपको आ सकता है, ATP इज कॉल्ड एज डैश ऑफ द सेल। तो आपको बहुत सारे कहाँ कहाँ के ऑप्शन दिए रहेंगे, बट आपको एनर्जी करेंसी लिखना है। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो ये है आपका राइबोज शुगर, और ये है आपके 3 फॉस्फेट ग्रुप, और यहाँ पे आपका 3 फॉस्फेट है PPP। और यहाँ पे देखिए हाई एनर्जी बॉन्ड है, सूरज की तरह ये एनर्जी बॉन्ड चमक रहा है, तो मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा है। पर जैसे ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, अभी बैटरी पूरी चार्ज है, यहाँ पे देखिए आप लोग, ATP की बैटरी पूरी चार्ज है, लेकिन जैसे ही एनर्जी की नीड हुई, तुरंत ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये बन गया ADP डाइफॉस्फेट। और एनर्जी बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये बचा एक ही फॉस्फेट, जिसके कारण जो एनर्जी थी वो रिलीज़ हो गई और हमने उसका यूटिलाइज़ कर लिया, बैटरी लो। अब बैटरी को फिर से चार्ज करना, फिर से खाना खाएंगे, फिर से कार्बोहाइड्रेट लेंगे, न्यूट्रिएंट्स लेंगे, फिर से एनर्जी हमें मिलेगी। तो इस तरीके से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। डायग्राम आप लोग याद कर लें, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें। अब उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि जो फैटी एसिड होते हैं, चलिए हम लोग डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, दोनों डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2019 में 3 मार्क का आ चुका है, 2020 में नहीं आया तो हो सकता है 2021 में आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन का आ जाए। तो आइए देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो लिपिड्स रहते हैं, लिपिड्स मतलब फैट्स रहते हैं, वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं, और जो प्रोटीन्स रहते हैं वो कन्वर्ट होते हैं अमाइनो एसिड में। प्रोटीन अमाइनो एसिड में क्यों कन्वर्ट होते हैं? क्योंकि अमाइनो एसिड से ही तो प्रोटीन बनता है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है, जाता है ग्लाइकोलिसिस में, और फिर उसके बाद ग्लाइकोलिसिस में पार्विक एसिड प्रोड्यूस होता है, और फिर उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस होता है। फिर प्रोटीन और अमाइनो एसिड से डायरेक्ट वो एसिटाइल कोएंजाइम में जाते हैं, वो पायरुविक एसिड में नहीं जाते हैं। इसीलिए प्रोटीन और लिपिड लेते हैं तो एनर्जी जल्दी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद क्रेब्स साइकिल में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसका कैसे होता है? उसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होगा, या तो वो डायरेक्ट ग्लाइकोलिसिस में जाएगा। ठीक है,
पायरुविक एसिड के बाद उसका फर्मेंटेशन होगा, यहाँ पे भी फर्मेंटेशन होगा। फ़र्क ये होगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो चीज़ें बन सकती हैं, एक अल्कोहल बन सकता है और लैक्टिक एसिड बन सकता है, और या तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी बनता था और CO2 और H2O बनता था, लेकिन इसमें अल्कोहल बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। इसीलिए जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कभी करते हैं, कभी ऑक्सीजन में नहीं रहेंगे आप, तो आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती होगी, आपको नींद आएगी, बेहोशी आएगी। तो क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी में तब अल्कोहल प्रोड्यूस होने लगता है जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन कौन परफॉर्म करते हैं? ईस्ट परफॉर्म करते हैं, वेरियस माइक्रोब्स परफॉर्म करते हैं, इराइथ्रोसाइट्स, मसल सेल्स, ये सब एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। अब सोचोगे आप लोग मसल सेल्स कब परफॉर्म करते हैं? ये लोग तब परफॉर्म करते हैं जब हम लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज या जिम करते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है और हम बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज और ड्यूरिंग हैवी वर्क वी फील एग्जॉस्टेड, मतलब हम लोग बहुत ही थका हुआ अपने आप को फील करते हैं, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन होने के कारण बस 2 ही ATP प्रोड्यूस होती है, तो उससे हमें कितना एनर्जी मिलेगा? एनर्जी बिल्कुल भी नहीं मिलता है, और जिसके कारण हम बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। ऊपर से लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है हमारी मसल्स में, जिसके कारण हमारे हाथ जम जाते हैं, फिर उठते उठते नहीं। आप लोग ने देखा होगा ऐसा, या फिर आपने खुद भी एक्सपीरियंस हो सकता है किया हो अगर आप जिम विम करते हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के 2 मेन स्टेप्स कौन कौन से हैं? ग्लाइकोलिसिस है, फर्मेंटेशन है। कौन से बैक्टीरिया ये परफॉर्म करते हैं? मसल सेल्स, वेरियस माइक्रोब और ईस्ट, ये लोग परफॉर्म करते हैं। इन चीज़ों को ध्यान से याद रखें आप लोग, क्योंकि ये सारे 3 क्वेश्चंस में आ सकते हैं। फर्मेंटेशन का भी मतलब क्या होता है? फर्मेंटेशन का मतलब ये होता है कि जो पायरुविक एसिड होता है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट ना होके दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाए, ऑर्गेनिक एसिड्स में। ऑर्गेनिक एसिड्स बोले तो कौन कौन से? अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, इन सभी चीज़ों में अगर वो कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। पायरुविक एसिड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन इससे बना था एसिटाइल कोएंजाइम में, क्योंकि पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन मिला ही नहीं, तो पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हुआ ही नहीं, जिसके कारण फर्मेंटेशन हो गया। तो इसे बोलते हैं हम लोग फर्मेंटेशन। तो प्लांट्स जो होते हैं उन लोग भी कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। अब सीड्स जो होते हैं, जो बीज होते हैं, वो अगर सॉइल में गए और वहाँ पे हमने वाटर डाल दिया तो उन लोग क्या परफॉर्म करते हैं? उन लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। उसी तरीके से हमारे मसल्स भी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। इसी के कारण बहुत ही कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हम लोग टायर्ड फील करते हैं, और जो लैक्टिक एसिड होता है वो जमा हो जाता है हमारी मसल्स में। विच टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म कंप्लीट? ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। और विच सेल ऑर्गेनल इज नेसेसरी फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज? माइटोकॉन्ड्रिया जरूरी है, राइबोसोम जरूरी है, साइटोप्लाज्म जरूरी है। ये सभी सेल ऑर्गेनल, मतलब सेल के जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो ज़रूरी हैं। अभी एनर्जी हमें कैसे मिलती है? डिफरेंट फूड कंपोनेंट से। तो उसमें सबसे पहले आप लोग याद रख लें कि प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो बनते हैं मेनी अमाइनो एसिड टुगेदर। हम लोगों ने ये पढ़ चुके हैं दोस्तों फर्स्ट लेसन में। तो ये डेफिनेशन है, व्हाट इज़ प्रोटीन या डिफाइंड प्रोटीन आया तो आप लोग को ये लाइन लिखनी है, अंडरलाइन कर लें। और जो प्रोटीन ऑफ एनिमल ओरिजिन, मतलब एनिमल्स का जो प्रोटीन होता है उसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन। और हम लोग 4 किलो कैलोरी एनर्जी पाते हैं पर ग्राम ऑफ प्रोटीन से। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखें। 4 किलो कैलोरी उससे भी मिला, इससे भी मिला, कार्बोहाइड्रेट से भी, प्रोटीन से भी। लेकिन अभी हम लोग को 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगा। किससे मिलेगा? वो हमें मिलेगा लिपिड से, मतलब फैटी एसिड से। तो वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो अमाइनो एसिड जो होता है वो ऑब्टेन होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन से। प्रोटीन को डाइजेस्ट करते तो ऑब्टेन होता है, और फिर उसके बाद वो ब्लड के द्वारा हमारे सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। और अमाइनो एसिड के कारण हमारी बॉडी में फिर बहुत सारे प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं। प्रोटीन्स मतलब कि जैसे मिलानिन, केराटिनोसिन, ये सभी प्रोटीन्स होते हैं। तो ये डायग्राम आप लोग अच्छे से याद कर लें, क्योंकि आपको ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ये प्रीलियम सेमेस्टर में पाया गया है। आपको सिर्फ स्किन, ब्लड, बोन, सेल, पैनक्रियाज, पिट्यूटरी ग्लैंड, मसल्स, ये चीज़ें दी गई थी और आपको भरने के लिए कहा गया था। तो अगर आपको अच्छे से लिखना है तो आपको याद रहना चाहिए। तो स्किन में होता है मेलानिन और केराटिन। मेलानिन हमारी स्किन को कलर देता है। मेलानिन कम प्रोड्यूस होगा तो हम लोग गोरे रहेंगे, मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो हम लोग एकदम काले रहेंगे।
तो काले हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हैं, अच्छी बात है, आपके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है और आपको कैंसर, स्किन कैंसर का खतरा कम है। मेलानिन बहुत कम प्रोड्यूस होता है तो बहुत ही ज़्यादा गोरे रहते हैं आप लोग, फॉरेनर्स की तरह। मेलानिन नॉर्मल है तो आप नॉर्मल रहेंगे, गोरे भी और थोड़े से सांवले भी हो सकते हैं। बोन्स में रहता है ओसिन, ओसिन बोन्स को कनेक्टेड रखता है। और सेल्स में होते हैं वेरियस एंजाइम्स, और ये वेरियस एंजाइम्स कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, मतलब प्रोसेस को तेज करते हैं। कैटलिस्ट मतलब वो चीज़ें जो प्रोसेस को बढ़ा देती हैं। तो इसका सीधा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आप लोग स्कूल में होमवर्क कर रहे हो और मैथमेटिक्स के सर आए, उन्होंने कहा कि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और सर कहकर चले गए, तो सभी बच्चे आराम से सॉल्व करेंगे, स्कूल ख़त्म हो जाएगा, तब तक सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं अगर सर आके खड़े रहें तो आप आधे घंटे में सॉल्व करके दे दोगे। तो वैसा ही कैटलिस्ट भी होता है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है बट रिएक्शन को बहुत ही ज़्यादा तेज कर देता है। जैसे सर ने होमवर्क कराने में पार्टिसिपेट नहीं किया बट बहुत जल्दी हो गया, तो वो होता है कैटलिस्ट। अभी पैनक्रियास में होता है इंसुलिन और ट्रिप्सिन। इंसुलिन तो आप लोग जानते ही हैं, इनका अगर सिक्रेशन कम हो गया तो हमारी बॉडी में डायबिटीज़ हो सकती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से वेरियस हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। मसल में एक्टिन और मायोसिन प्रोड्यूस होता है और ब्लड में हेमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। तो दोस्तों अमाइनो एसिड से यही सब चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। फिर यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर दिया गया है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं अदर यूजफुल सब्सटेंस में, जैसे ग्लूकोज। अगर आप लोग प्रोटीन का एक्स्ट्रा सप्लीमेंट मतलब ज़्यादा प्रोटीन आप लोग ले रहे हो तो आपकी बॉडी में जो प्रोटीन होगा वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होकर कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। और एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रिविस्को, वो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहता है और मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फाउंड किया जाता है नेचर में। और दोस्तों रिविस्को का फुल फॉर्म होता है राइब्यूलोज 1,5 बायोफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजेनीज। ये आपका जो रिविस्को है उसका फुल फॉर्म है। और अभी यहाँ पे बोला है कि हम लोग को लिपिड्स कहाँ से मिलते हैं। तो लिपिड्स क्या होते हैं दोस्तों, वो फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच में जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लिपिड्स। तो डिफाइन लिपिड्स आया तो आपको ये लाइन याद रखना है, ये लाइन आपको लिखना है। डाइजेशन ऑफ लिपिड्स कंज्यूम्ड बाय अस इज़ नथिंग बट देयर कन्वर्जन इनटू फैटी एसिड एंड अल्कोहल। तो जो लिपिड्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड और अल्कोहल में, और अल्कोहल और फैटी एसिड में कन्वर्ट होने के बाद हमें मिलता है ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल मिलने के बाद हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं वेरियस हार्मोन्स, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन एक्सेट्रा। तो ये सभी प्रोड्यूस होते हैं हार्मोन्स। तो इन 3 हार्मोन्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल जो अल्डोस्टेरोन होता है वो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में सॉल्ट का लेवल, और जो एक्सोन ऑफ नर्व सेल्स होते हैं उन चीज़ों के लिए भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। एक्सॉन आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्सॉन टर्मिनल पिछले बुक में। अगर आपको नहीं याद है तो 15th चैप्टर निकालिए 9th स्टैंडर्ड का, उसमें आपको मिल जाएगा। उसका भी नाम यही था, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब पर ग्राम ऑफ लिपिड से हम लोग को मिलती है एनर्जी 9 किलो कैलोरी। और जो लिपिड का एक्सेस मतलब जो एक्स्ट्रा लिपिड्स हैं वो स्टोर हो जाते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू आपको नहीं मालूम है तो 9th स्टैंडर्ड का 17th चैप्टर निकालें, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है कि कभी कभी जब हम लोग खाने को खाते हैं तो हमें ज़ुबान पे एक अलग तरीके का इन्फ्लेमेशन, जलन होता है। तो ये डेफिशिएंसी होती है दोस्तों विटामिन ए की। इसके कारण हमारे जो ज़ुबान है उसके अंदर के जो सेल्स है उन पे असर पड़ता है, जिसके कारण हम जब भी किसी चीज़ को खाते हैं तो एक तरीके की जलन होती है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो नाइट विज़न की डिफ़िकल्टी का प्रॉब्लम है, जिसको बोलते हैं हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस। और नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए के कारण। और नाइट ब्लाइंडनेस को अगर हमें दूर करना है तो हमारे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, बस हम लोग इतना कर सकते हैं कि वेजिटेबल्स को खा सकते हैं, जिसके कारण वो ठीक हो जाएगा। तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए के कारण होता है। और जो माउथ में अक्लरेशन होता है वो विटामिन B12 के कारण होता है दोस्तों, ए नहीं, B12 के कारण। और इसीलिए कभी कभी हमें इन्फ्लेमेशन होता है, क्योंकि इंजर्ड सेल जो होते हैं हमारी ज़ुबान पर उनके वजह से प्रॉब्लम आ जाता है। तो पहले वाले का प्रॉब्लम B12, दूसरे वाले का ए।
विटामिन्स, क्योंकि वाइटामिन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो वाइटामिन्स जो होते हैं वो हेट्रोजिनस कंपाउंड्स होते हैं, मतलब डबल डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं जो इसेंशियल होते हैं हर प्रॉपर ऑपरेशन के लिए बॉडी में। 6 मेन टाइप के विटामिन होते हैं हमारी बॉडी में, A B C D E और K। A D E और K होते हैं फैट सॉल्यूबल, B और C होते हैं वाटर सॉल्यूबल। तो आप लोग इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। CB मतलब छोटा भीम है, वाटर सॉल्यूबल मतलब छोटा भीम लोगों को पानी में भी हरा सकता है, और जो बचा वो फैट सॉल्यूबल। अब FADH2 और NADH2 को हम लोगों ने देखा कि वो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये जो वाइटामिन्स होते हैं B2 और निकोटिनामाइड B5 ये नेसेसरी हैं उनके प्रोडक्शन के लिए। मतलब B2 अगर नहीं होगा तो FADH2 नहीं प्रोड्यूस होगा, B5 नहीं होगा तो NADH2 नहीं प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे बोला है कि कभी कभी हम लोग मुंह में ड्राइनेस फील करते हैं, तो ये क्यों होता है? क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर कम हो जाता है हमारी बॉडी में, जिसके कारण ऐसा हम लोग फील करते हैं। अब सॉल्ट और शुगर क्यों दिया जाता है एक पर्सन का जब उसे लूज मोशन होता है? तो लूज मोशन जब भी होता है तो हमारी बॉडी से इसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं, जिसके कारण उसे तुरंत अगर हम लोग नहीं देंगे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या फिर इलेक्ट्रॉल पाउडर, तो उसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ सकता है। अब यहाँ पे बोला है कि हैवी एक्सरसाइज में हम लोग स्वेट करते हैं, कि बहुत ज़्यादा पसीना होता है। तो हैवी एक्सरसाइज जब भी हम लोग करते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ह्यूमंस कैसे हैं? वार्म ब्लडेड हैं, मतलब ह्यूमंस का खून गर्म है, इसका मतलब ये नहीं, उनका मतलब कि वो अपना टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखेंगे, उनका टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होता है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो हमारी बॉडी तुरंत उसे मेंटेन करेगी, और टेम्परेचर को मेंटेन करने का यही एक तरीका है कि फटाफट पसीना लाए, और जब पसीना आएगा तो टेम्परेचर का, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अपने आप डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए स्वेट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बोला है कि हमारी बॉडी में 65 to 70% वाटर होते हैं, और हमारे जो हर एक सेल है उसमें 70% वाटर होता है। ब्लड प्लाज्मा में भी 90% वाटर होता है, और सारी बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो रुक जाएगा अगर थोड़ा सा भी वाटर कम हुआ हमारी बॉडी से। इसीलिए वाटर इज़ एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो गिव रीज़न आ सकता है, वाटर इज़ एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो ये आपको पूरा पैराग्राफ उसमें लिखना है, ठीक है? इसे आप लोग याद कर लें, अंडरलाइन कर लें। और इनके कारण जो फाइबर्स होते हैं इसका भी गिव रीज़न है आपको पीछे। फाइबर्स जो होते हैं उन्हें हम लोग डाइजेस्ट तो नहीं कर सकते, उन्हें बस हम लोग खा सकते हैं। और जो फाइबर्स होते हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना पच नहीं रहा है या फिर जो खाना पच चुका है पर उसका इजेशन, मतलब वो खाना एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उसे निकालने में फाइबर्स मदद करते हैं। तो इसीलिए फाइबर्स इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस में मदद करते हैं, और हमें फाइबर्स मिलते हैं लीफी वेजिटेबल, फ्रूट और सीरियल से। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि फाइबर इज़ एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट। अब लास्ट टॉपिक आ गया हम लोग का। अब लास्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल डिवीज़न। तो दोस्तों सेल डिवीज़न होता क्या है? सबसे पहले सेल डिवीज़न वो प्रोसेस होता है दोस्तों जिसमें एक सेल डिवाइड होता है और बनाता है 2 या 4 डॉटर सेल, मतलब उसी के छोटे छोटे सेल्स डिवाइड हो जाता है आपस में, और उसके बाद उनकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है, नंबर्स। और अब यहाँ पे कुछ सवालों से शुरू किया गया है। सबका जवाब सेल डिवीज़न है दोस्तों। चलिए, सबका जवाब सेल डिवीज़न है, मैंने बता दिया, बट कैसे वो देखते हैं। पहले में बोला है कि जो सेल्स होते हैं इंजर्ड टिश्यू के, जिन पे जो इंजर्ड हो गए टिश्यूज़, उनके सेल्स में होता क्या है? तो टिश्यूज़ इंजर्ड हो गए मतलब वहाँ के सेल भी ख़त्म हो गए होंगे। अब वहाँ के सेल्स को बढ़ाना है तो वहाँ पे सेल डिवीज़न होना पड़ेगा। जैसे हम लोगों को कहीं पे कट जाता है तो थोड़े दिन के बाद जो ऊपर की चमड़ी होती है वो सूख जाती है, और फिर वो निकाल देते हैं, नई चमड़ी वापस आ जाती है और हम लोग ठीक हो जाते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि सेल डिवीज़न होता है। अब हमारी बॉडी में वही यहाँ पे बताया गया, हीलिंग ऑफ वाउंड, मतलब हम लोग अगर कहीं पे चोट लगी है तो उसको हील करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए उस वाउंड को, तो क्या होता है? तो इसका भी जवाब सेल डिवीज़न होता है। तीसरा, प्लांट भी क्या इंजर्ड होते हैं? और अगर इंजर्ड होते हैं तो उनका जो वाउंड होता है वो हील कैसे होता है? बिल्कुल इंजर्ड होते हैं। प्लांट्स भी इंजर्ड होते हैं, बस उनके अंदर कुछ डेड सेल्स होते हैं जिसके कारण वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते और हमसे बातचीत नहीं कर सकते, वो भी इंजर्ड होते हैं। और उसके बाद उनकी जो इंजरी होती है वो सेल डिवीज़न से हील होती है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कैसे होता है? क्या उनकी बॉडी के अंदर के सेल्स बढ़ते हैं? सही में कैसे बढ़ते हैं? जी हाँ दोस्तों, बॉडी के अंदर के जो सेल्स हैं वो बढ़ते हैं, और उनके बढ़ने का कारण है सेल डिवीज़न।
सेल डिवीज़न होगा तो 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। हाँ, तो पांचवा सवाल है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके दूसरा ऑर्गेनिज्म बना सके उसी के जैसा? जी हाँ दोस्तों, ये भी पॉसिबल है। इससे भी सेल डिवीज़न, मतलब ये पूछा गया है कि रिप्रोडक्शन का कारण क्या है। जब हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं तो किस तरीके से नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तो वो भी सेल डिवीज़न से ही बनता है। सेल डिवीज़न नहीं होगा तो नया ऑर्गेनिज्म नहीं तो बन सकता है। तो सेल डिवीज़न इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ओनली, यहाँ पे बोला गया है कि सेल डिवीज़न एक इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके कारण ही रिप्रोड्यूस हम लोग कर पाते हैं और नया ऑर्गेनिज्म आ पाता है, और इसके कारण ही एक ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है और बॉडी हमारी रीस्टोर होती है, हील हो जाती है। सेल डिवीज़न 3 टाइप के होते हैं। पहला सेल डिवीज़न है माइटोसिस, दूसरा सेल डिवीज़न है मियोसिस, तीसरा सेल डिवीज़न है अमाइटोसिस। लेकिन इस साल हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस। तो ये 2 प्रकार हैं सेल डिवीज़न के इस बार, ये मेन टाइप्स हैं। और फिर उसके बाद बिफोर स्टडी ऑफ सेल डिवीज़न वी शुड नो द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। सेल कैसा होता है उसे हम लोग को जानना चाहिए पहले। तो सेल होता है एक गोल आकार का और हर सेल के पास होता है न्यूक्लियस, ठीक है। ये अभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे मत जाइए, ये बायोलॉजी है, इसमें न्यूक्लियस में अलग अलग चीज़ें होंगी। सेल डिवीज़न को हम लोग पढ़ते हैं। हर सेल डिवीज़न में सेल्स इन्वॉल्व रहते हैं। सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम भी होगा, और क्रोमोसोम होगा मतलब उसके अंदर सेंट्रोमियर होगा। चलिए पहले डायग्राम फिल कर लेते हैं। ये है आपका पी आर्म, ये आ चुका है 2019 बोर्ड में, वार्न रहिए आप लोग। ये है सेंट्रोमियर, ये है आपका क्यू आर्म, और ये है आपका डीएनए। तो इन चारों चीज़ों को याद रखिए, ये बोर्ड में आया तो आप लोग लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे बोला है कि क्रोमोसोम नंबर डबल होते हैं, हाफ होते हैं, तो ये होता है हेप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड मतलब होता है कि क्रोमोसोम का जो नंबर है वो उतना ही रहे। जैसे जो हम लोग जब रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमंस का, उसमें कैसा होता है कि मेल पार्टनर से 46 क्रोमोसोम दोनों के अंदर रहते हैं, मेल और फीमेल में, बट 23 आता है मेल से, 23 आता है फीमेल से, मतलब हेप्लॉइड हो गए क्रोमोसोम्स। इसका मतलब है कि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हाफ हो गया, तो वो होता है हेप्लॉइड। लेकिन आपने 46 का 46 क्रोमोसोम अगर दे दिया तो वो होता है डिप्लॉइड, मतलब 2n का अगर 2n दोनों ने 2n दिया तो मतलब डिप्लॉइड है। और 46 92 क्रोमोसोम का लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा रिप्रोडक्शन, अगर ऐसा हुआ तो। और ऐसा होगा तो फिर उसके बाद उसके अंदर बहुत सारी खामियां होंगी, या तो वो फिर साइंटिस्ट ही निकल जाएगा या तो फिर वो पागल ही निकल जाएगा। और जो हेप्लॉइड होता है उसमें 2n से n और n, मतलब कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं और इधर भी हाफ हो जाते हैं, तो इससे वो नॉर्मल इंसान की तरह पैदा होता है। अब जो क्रोमोसोम का शेप होता है वो यहाँ पे लिखा गया है, वो जान लेते हैं हम लोग। तो माइटोसिस जो होता है इसमें क्रोमोसोम नंबर्स जो होते हैं वो डिप्लॉइड हो जाते हैं, मतलब 46 का 46 ही रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। बट जो मियोसिस होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, 46 से 23 हो जाते हैं। तो मतलब हम लोग जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसमें कौन से तरीके का सेल डिवीज़न ऑकर होता है? जी हाँ दोस्तों, मियोसिस होता है, माइटोसिस नहीं। हमारी बॉडी में माइटोसिस होते हैं लेकिन वो नॉर्मल सेल्स के लिए होते हैं। तो माइटोसिस का डेफिनेशन, पहले सेल डिवीज़न का डेफिनेशन देखते हैं। सेल डिवीज़न इज़ अ प्रोसेस इन विच अ सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 और 4 डॉटर सेल्स। और जो माइटोसिस होता है उसका डेफिनेशन लिखें। माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीज़न इन विच अ सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स। तो सोमैटिक सेल और स्टेम सेल जो होता है उसमें प्रोसेस होता है माइटोसिस। और माइटोसिस का 2 मेन स्टेप है, एक है कैरियोकाइनेसिस मतलब कि न्यूक्लियर डिवीज़न, और एक है साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न। क्योंकि न्यूक्लियस का दूसरा नाम है कैरियन, इसीलिए कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म मतलब साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस जो होता है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहले प्रोफेस में क्या होता है, जो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स हैं वो अरेंज होना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद वो थिक मतलब मोटे हो जाते हैं और नज़र आने लगते हैं पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड के साथ। सिस्टर क्रोमैटिड मतलब क्या? छोटे छोटे क्रोमोसोम। जैसे ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है,
और उसके बाद ये जो है ये भी आपका क्रोमोसोम ही है, बट ये छोटा है, उससे उससे कम इसमें जेनेटिक मटेरियल है, जिसके कारण इसे सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। तो प्रोफेस में क्या होता है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंडेंस हो जाते हैं, जिसके कारण वो दिखने लगते हैं। और फिर उसके बाद उनमें क्या होता है, सेंट्रियोल, जो सेंट्रियोल होता है, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये सेंट्रियोल है, ये दूसरी तरफ जाने लगता है, अपोजिट पोल्स में जाने लगता है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, वो गायब होने लगता है। सेंट्रियोल जो होता है वो एक वहीं पे रहता है और अपने आप को डबल करके दूसरे को सामने की तरफ भेज देता है। दूसरे की सामने की तरफ क्यों भेज रहा है वो आगे देखते हैं। मेटाफेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से गायब हो जाता है, क्रोमोसोम आसानी से दिखने लगते हैं, और फिर उसके बाद क्रोमोसोम्स एक इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो जाते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखें, बोर्ड में आ सकता है। इक्वेटोरियल प्लेन मतलब सीधा एकदम पैरेलल अरेंज हो जाते हैं मेटाफेज में। और फिर उसके बाद स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन, ये आ चुका है 2020 बोर्ड एग्जाम में, तो इसे आप लोग याद रखें। स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन इज फॉर्म्ड इन विच टाइप ऑफ प्रोसेस, तो डैश लिखा था तो उसमें 4 ऑप्शन थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो राइट आंसर अगर आप लोग ने लिखा होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन यहाँ पे बन जाता है जो सिस्टर क्रोमैटिड को अट्रैक्ट करता है क्रोमोसोम्स को। ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब वो ऐसे हैं, अब एक अलग हो गया, एक अलग हो गया, तो दोनों क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, जिसके कारण दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। और जब अलग हो जाते हैं तो वो इस तरीके से दिखते हैं, जैसे बंच ऑफ बनानाज। और ये सिस्टर क्रोमैटिड जो अलग अलग हो जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डॉटर क्रोमोसोम, मतलब छोटे क्रोमोसोम। और फिर उसके बाद इन लोग अपोजिट पोल्स में जाते हैं। फिर टेलोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम अभी अपोजिट पोल्स में पहुंच गए, ये 4 क्रोमोसोम यहाँ पे पहुंच गए, 4 क्रोमोसोम यहाँ पे पहुंच गए। अब यहाँ पे समझ नहीं आया कि पूरा क्रोमोसोम डिप्लॉयड कैसा था। समझ में आया दोस्तों? आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। ये क्रोमोसोम है हम लोग का, क्रोमोसोम स्प्लिट हुआ, एक यहाँ गया और एक यहाँ गया। और जैसा कि मैंने बताया कि ये भी आपका क्रोमोसोम है, ये भी आपका क्रोमोसोम ही है, बस इसमें जेनेटिक मटेरियल कम है, इसमें जेनेटिक मटेरियल ज़्यादा है। तो भले ही वो ऐसा क्रोमोसोम हो या ऐसा हो, क्रोमोसोम क्रोमोसोम ही है, वो बस थोड़ा सा छोटा है, जिसके कारण जो चारों क्रोमोसोम थे वो 4 वहाँ गए, 4 वहाँ गए, और शुरुआत में भी क्रोमोसोम 4 ही थे। 23 होते हैं, बस एक्सपेरिमेंट में 4 दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग, कितने क्रोमोसोम हैं, 4 हैं, ठीक है, चारों क्रोमोसोम हैं। और फिर जब स्प्लिट हुए तो 4 यहाँ गए और 4 यहाँ गए, बस ये था कि जेनेटिक मटेरियल कम था, जिसके कारण डिप्लॉयड कहा जाता है, मतलब 2n और 2n, 2 नंबर ऑफ डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब उसके बाद जो ये होते हैं डबल में कन्वर्ट हो गए, और फिर टेलोफेज में इन लोगों के बीच में एक बहुत ही दरार बन जाती है, और फिर जो न्यूक्लियोलस होता है वो वापस आ जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी वापस आ जाता है, स्पिंडल फाइबर गायब हो जाता है अब की बार, और फिर इसके बाद कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो शुरुआत में कंडेंस हुए थे, दिखने लगे थे, अभी डीकंडेंस हो गए, गायब हो गए। और अब साइटोकाइनेसिस शुरू होता है। तो साइटोकाइनेसिस में यहाँ पे एक दरार सा पैदा हो जाता है, जिसके कारण एक नॉच बन जाता है, और फिर उसके बाद ये लोग अलग अलग होना शुरू करते हैं, और फिर ऐसा ऐसा खींच के लास्ट में लोग अलग हो जाते हैं, और इस तरीके से 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। इस तरीके से माइटोसिस कंप्लीट होता है। अब उसके बाद शुरू होता है मियोसिस। मियोसिस कंप्लीट होता है 2 स्टेज में, एक होता है मियोसिस 1, एक होता है मियोसिस 2। आपको यहाँ पे बहुत लंबे में नहीं दिया गया है, छोटे में बताया गया है। मियोसिस 1 जो होता है उसमें रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। चलिए यहाँ से समझते हैं। ये अभी डीकंडेंस हुए हैं, अभी दिख रहे हैं, उसके बाद ये अच्छे से अरेंज हो गए, फिर उसके बाद ये एक दूसरे में जुड़ गए। लेकिन इसमें क्या था कि उसमें जो 4 क्रोमोसोम थे वो अलग अलग होकर चारों वहाँ चले गए, लेकिन इसमें जो 4 क्रोमोसोम है इसमें पूरे क्रोमोसोम गए, 2 वहाँ गए और 2 यहाँ गए। 4 क्रोमोसोम टोटल थे, 2 वहाँ गए और 2 यहाँ गए, मतलब अब हेप्लॉइड हो गए हैं। 4 में से 2 वहाँ गए मतलब आधा, और 4 में से 2 यहाँ आए मतलब आधा, तो जिसके कारण इसमें आधा ही बनता है और हेप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं जाते हैं, पूरे के पूरे क्रोमोसोम ही चले जाते हैं। कंपेयर करते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ये 4 थे, 4 यहाँ गए, 4 वहाँ गए, बट उसमें क्या होता है कि ये 2 इसी तरफ आ जाते हैं और ये 2 इसी तरफ आ जाते हैं।
जिसके कारण जेनेटिक मटेरियल थोड़ा भी कम नहीं होता है। इससे हैप्लॉइड सेल बनता है और मियोसिस 2 जो होता है उसमें बस माइटोसिस फिर शुरू हो जाता है। ये देखिए आपका यहाँ पे ये आपका बन गया, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया और फिर उसके बाद जो आपका था माइटोसिस शुरू हो जाता है। मियोसिस 2 जो होता है वो माइटोसिस के सिमिलर होता है और फिर सेम वही फंक्शन होते हैं और लास्ट में आपका बन जाता है 4 डॉटर सेल। मतलब मियोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स। 4 डॉटर सेल्स बनते हैं मियोसिस में। तो इसी तरीके से मियोसिस भी ख़त्म हो जाता है। और फिर यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है ओनियन रूट्स का। अब बोर्ड एग्ज़ाम में दोस्तों एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चंस MCQ में नहीं आएंगे, तो ये आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस माइटोसिस अच्छे से पढ़ लें और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लें और बीच बीच का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखें हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पीछे के आंसर सारे याद हों। अगर आपको कुछ भी नहीं याद हो रहा है तो बस आप रिवीजन पढ़ लें, क्योंकि ये ही आता है बोर्ड में, बाकी सब टेक्स्ट बुक के अंदर का ही आता है। तो वहाँ से आप लोग पढ़ें, आप लोग के लिए बेटर रहेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। वहाँ पे हम लोग 2 मेन लाइफ प्रोसेस देखेंगे। एक देखेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन्स और प्लांट्स में, दोनों में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।